नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों का स्वागत है समास के दूसरे भाग के इस वीडियो में। समास क्या है और समास के कुछ प्रकार की जानकारी हमने अगले वीडियो में प्राप्त की थी। द्वंद्व समास और कर्मधारय समास की जानकारी हमने प्राप्त की थी। दो समान पद, दोनों प्रधान पद आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब आपस में मिलते हैं तब उनको दोनों पदों को जोड़ने वाले जो संयोजक हैं समुच्चय बोधक और या अथवा दूर होते हैं और द्वंद्व समास का निर्माण होता है। कर्मधारय समास में हमने देखा कि उत्तर पद संज्ञा और पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता हुआ पद होता है, अर्थात दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और तब जाकर कर्मधारय समास बनता है। आज हम कुछ नए प्रकारों की चर्चा करेंगे। आप ध्यान देंगे, अगर लिखने की आवश्यकता है या ज़रूरत पड़ेगी आप लिख भी सकते हैं। अवश्य लिखें, काम आएगा। मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर रखता हूँ, ध्यान दें। यहाँ है, ध्यान करें आप लोग, शब्द दिए गए हैं आपको। यथाशक्ति, प्रतिमास, आमरण, अकारण, अब यहां पर ध्यान दें आप। मैं इसका विग्रह करता हूं। यथाशक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। प्रतिमास यानी प्रत्येक मास। आमरण, मृत्यु पर्यंत। अकारण यानी बिना कारण अथवा कारण बिना। मित्रों यहां पर आप लोग ध्यान दें, यथाशक्ति यथाशक्ति दो पद है यहां पर। पूर्व पद है यथा, उत्तर पद है शक्ति जो संज्ञा पद है। यथा ये अव्यय पद है, अव्यय शब्द है, अव्यय। यथा क्या है? अव्यय है, जो अविकारी होता है। इस शब्द को लेकर इस शब्द में कोई विकार नहीं आता, वैसा का वैसा ही रहता है हर जगह पर, यथा बराबर। अब ये अव्यय शब्द है। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दें, प्रतिमास, मास ये संज्ञा शब्द है, प्रति अव्यय है, आमरण तो इसमें आ अव्यय है, मरण संज्ञा शब्द है, अकारण कारण संज्ञा शब्द है और अव्यय शब्द है। आप लोग समझ गए, मतलब कि पूर्व पद क्या है? पूर्व पद अव्यय है। क्या है? ध्यान दें, पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद अव्यय बराबर। उत्तर पद कोई संज्ञा हो सकती है,
उत्तर पद संज्ञा है। यहां पर जो पूर्व पद है वह प्रधान होता है, बराबर। और इस प्रकार अव्यय के मेल से जिन सामासिक शब्दों का निर्माण होता है वे सभी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अगला प्रकार हमारा है अव्ययी भाव समास, बराबर। आप लोग सही रूप में समझ गए होंगे। सिर्फ इतनी बात याद आपको रखना है कि समासिक शब्द है उसका प्रथम शब्द यानी पूर्व शब्द जो है, पहला शब्द है, वह अव्यय शब्द है। और जहां पर अव्यय शब्द पूर्व पद में होता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है, बराबर। ऐसे अव्यय कौन कौन सी हो सकते हैं तो यहां पर मैं लिखता हूं, आप लोग भी लिखे। देखो, यथा, प्रति, प्र, आ, अ, नी, ये अव्यय शब्द है। और ऐसे अव्यय शब्द किसी पद के आगे मिलता है और एक नया सामासिक शब्द बनता है। और वह सामासिक शब्द किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। तो मैं मानता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे। एकदम सरल है, सिर्फ याद रखना है क्या कि पूर्व पद जो है वह क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए, बराबर। आंख बंद करके आप लोग लिखेंगे अव्ययी भाव समास, बराबर। एकदम सरल है और इसका मुहावरा आप लोग करेंगे तो अपने आप दृढ़ हो जाएगा। चलो आगे प्रकार की ओर जाते हैं। मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं यहां पर, आप लोग समझ ही जाएंगे। त्रिभुवन, सप्तर्षि, पंचवटी, नवरात्रि, षड्रस, बराबर। अब विग्रह देखें। भुवन, तीन भुवन का समास, तीन भुवन का समूह। चलो, सप्तर्षि, सप्त का अर्थ होगा 7 ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचवटी, वटी यानी वड, कितने? 5, यानी 5 वड का समूह। चलो, नवरात्रि, नवरात्रि का समूह, नवरात्रियों का। चलो, षड यानी 6 रसों का समूह, 6 रस का समूह। देखो एकदम सरल है, ध्यान देंगे तो। ध्यान आपे। चलो, त्रिभुवन, त्रि से मतलब है 3, भुवन संज्ञा शब्द है, लोक जिसे कहते हैं। हाँ, 3 लोक होते हैं, त्रिलोक,
त्रिभुवन, भुवन यानी भूमि, बराबर। तो ये उत्तर पद संज्ञा पद है और पूर्व पद जो है वह संख्यावाचक है। समझ गए आप लोग, बराबर। उत्तर पद क्या है? संज्ञा है। पूर्व पद उत्तर पद की संख्या बताता हुआ पद है, यानी संख्यावाचक पद है। बस एकदम सिंपल। जहां पर पूर्व पद उत्तर पद की संख्या का निर्देश करता हो, यहां त्रि, सप्त यानी 7, पंच यानी 5, 9, षड यानी 6, बराबर। तो क्या होगा? जहां पर पूर्व पद उत्तर पद की संख्या का निर्देश करता हो, वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। द्विगु समास। द्विगु का अर्थ होता है दो, बराबर। तो लिखे जहां उत्तर पद, सॉरी, जहां पूर्व पद उत्तर पद की संख्या का निर्देश करता हो, तब द्विगु समास बनता है। इसे द्विगु समास कहते हैं। एकदम सिंपल है। कुछ ऐसे समास है, प्रकार है, जिनमें कुछ बातों को आप ध्यान में रखें। अवश्य समास में आपकी, समास पहचान में आपकी गलती कभी नहीं होगी। एकदम सरल है, एकदम सरल। सब समासों में द्विगु समास को पहचानना एकदम सरल है, बराबर। तो ये ध्यान में रखें आप लोग कि पूर्व पद संख्यावाचक और उत्तर पद संज्ञा। जो पूर्व पद है वह उत्तर पद की संख्या का निर्देश करता है और उसे हम द्विगु समास कहेंगे। तो इसके भी और उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर। और मुहावरा करके इसे भी दृढ़ करें। आगे हम चलते हैं। ध्यान दो मित्रों। चिंताग्रस्त, चरण रज, पद भ्रष्ट, मातृसेवा, हरिण शावक। महत्व का विग्रह है। मैं बार बार आपको कहता हूं, आप विग्रह किस प्रकार करते हैं उसी प्रकार समास आपके ध्यान में आएगा। यहां पर शब्द है चिंताग्रस्त, इसका विग्रह मैं करता हूं तो विग्रह इस प्रकार होगा, चिंता से ग्रस्त। चरण रज, चरणों की रज। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। चलो, मातृसेवा यानी माता की सेवा। हिरण शावक, हरिण शावक यानी हरिण यानी हिरण, हिरण शावक यानी बच्चा।
तो हिरण का बच्चा। थोड़ा ध्यान यहां पर देना पड़ेगा। आगे हमने जो समास देखे उसमें, और अब जो प्रकार हम देखने के लिए जा रहे हैं उसमें काफी फर्क है। यहां पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है आपको। चलो, हमने शब्द लिया था चिंताग्रस्त, और इसका विग्रह हमें मिला चिंता से ग्रस्त। यहां पर दूसरा शब्द हम लेंगे मातृसेवा। और इसका विग्रह हमें मिला है माता की सेवा। छात्र मित्रों, गुजराती और संस्कृत में आप लोग विभक्ति सीखते हैं, और विभक्ति प्रत्यय गुजराती में हमें मिले हैं ए, ने, थी, मा, न। ये गुजराती ना विभक्ति प्रत्ययो छे। अब जिस प्रकार गुजराती में विभक्ति प्रत्ययों की आवश्यकता होती है शब्द संरचना के लिए, उसी प्रकार हिंदी में भी विभक्ति प्रत्यय की आवश्यकता होती है। और हिंदी में जिसे हम विभक्ति नहीं कहते, लेकिन विभक्ति प्रत्यय नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे? कारक। हिंदी में उसे कहते हैं कारक। बराबर। शब्द संरचना के लिए कारक प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार गुजराती में ये ए, ने, थी, मान ये प्रत्यय हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी से, की, बराबर, द्वारा, ये से नाम योगी पद होते हैं। तो ये प्रत्यय है, कारक प्रत्यय है। की कारक प्रत्यय है, से भी कारक प्रत्यय है। बराबर। मतलब यहाँ पर दोनों पद जब जुड़ते हैं तब कारक प्रत्यय दूर होता है। विग्रह करते हैं तो कारक प्रत्यय की आवश्यकता होती है, यानी दोनों पद विभक्ति संबंध से जुड़े हुए हैं। विभक्ति संबंध से जुड़े हुए हैं, और विभक्तियों के कई प्रकार है, कारक के कई प्रकार है। यानी जो कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, अधिकारक होता है, बराबर, संबंध कारक होता है, और संबोधन कारक होता है, बराबर, संप्रदान कारक होता है। इस प्रकार के जितने भी कारक हैं, यहाँ पर जो शब्द हैं कारक संबंध रखते हैं एक दूसरों के साथ। एक बात और ध्यान में रखें, मान लो कि द्वंद्व समास हम पढ़े तो इसमें दोनों पद प्रधान थे, यानी दोनों पद वाक्य में स्वतंत्र प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर देखें कि चिंता से ग्रस्त मतलब चलो विकास चिंताग्रस्त है। अब दोनों पदों का स्वतंत्र प्रयोग हम करें, चलो क्या होगा? विकास चिंता है, और यहां पर विकास ग्रस्त है। छात्र मित्रों ध्यान करें, यहां पर जो पहला वाक्य तो सही है, दोनों पदों का प्रयोग यहां पर हुआ है, लेकिन दूसरा वाक्य हमें ठीक सा नहीं लगता, उचित नहीं लगता, क्योंकि कोई भाव प्रदर्शित नहीं होता, कोई स्पष्ट अर्थ की कोई स्पष्टीकरण यहां पर नहीं होता। तीसरा वाक्य मैंने जो लिखा विकास ग्रस्त है, तो ये ग्रस्त है, ग्रस्त का कारण नहीं बताया गया, लेकिन ग्रस्त है वाक्य बनता है। मतलब इसका जो उत्तर पद होता है वह प्रधान है, उत्तर पद प्रधान समास इसे भी हम कहते हैं। जो हम सीखने जा रहे हैं बराबर, उसे उत्तर पद मातृसेवा, देख ले,
श्रवण मातृ सेवा भक्त था, बराबर। तो मातृ सेवा, सेवा शब्द यहां पर प्रधान पद है। श्रवण मातृ सेवा करता था, चलो श्रवण मातृ करता था, कोई भाव कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। श्रवण सेवा करता था, वाक्य बनता है, ध्यान दे, वाक्य बनता है। यहां पर हम यह कह सके कि इस पद में दोनों पद है वह अलग अलग वाक्यों में प्रयुक्त नहीं होते, सिर्फ उत्तर पद है वाक्य में स्वतंत्र प्रयुक्त होता है। यानी ये अन्य एक पद प्रधान समास में रहा पद है। इस प्रकार की शब्द संरचना, इस प्रकार के सामासिक शब्द जो होते हैं वे सभी तत्पुरुष समास में होते हैं। एक पद प्रधान समास, इसकी पहली विशेषता, एक पद प्रधान समास। अब एक पद प्रधान समास मैंने समझाया, फिर से बताता हूं कि मैंने लिखा, फिर से आपको समझाता हूं, ध्यान दें। कि श्रवण मातृ सेवा करता था। अब दोनों पदों को अलग अलग करके वाक्य हम बनाते हैं, तो यहां पर क्या होगा, देखो, श्रवण मातृ करता था, यहां पर कोई अर्थ ही नहीं उत्पन्न होता, अस्पष्ट वाक्य बनता है। लेकिन यहां लिखते हैं, मैं तीसरा वाक्य लिखता हूं, श्रवण सेवा करता था, यहां अर्थ स्पष्ट होता है। अर्थात अर्थ स्पष्टीकरण के लिए जो दूसरा पद है वह उपयोगी बना, मतलब कि दोनों पद काम में नहीं आते, एक ही पद इसमें काम आता है और वह भी उत्तर पद है, मतलब कि इसे एक पद प्रधान समास में रहा पद है। ये जो सामासिक पद है पूरे के पूरे सब एक पद प्रधान समास में रहे हुए पद हैं, और एक पद प्रधान समास में रहे जितने भी सामासिक पद होते हैं वे सब तत्पुरुष समास कहलाते हैं। इसकी दूसरी विशेषता क्या है, उत्तर पद प्रधान। और दोनों पदों के लिए ये जो सामासिक पदों का हम विग्रह करते हैं तब कारक प्रत्यय का उपयोग होता है। कारक जिसको हम कहेंगे विभक्ति, कारक विभक्ति से विग्रह होता है, बराबर। तो कुल मिलाकर इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। तत्पुरुष समास के लिए आपको मुहावरा करना पड़ेगा, एक ही ऐसा समास है जिसके लिए आपको पूरा मुहावरा करना पड़ेगा, बराबर, तब जाकर आप तत्पुरुष समास को समझ पाएंगे। एक पद प्रधान समास है, उसका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद कौन होता है, और जब विग्रह करते हैं तो हमको किसकी आवश्यकता होती है, कारक प्रत्यय यानी विभक्ति प्रत्यय की आवश्यकता होती है। मतलब कि पूरा सामासिक पद विभक्ति संबंध से जुड़ा हुआ है और उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। तो छात्र मित्रों, यहाँ पर हम रुकेंगे। जितने भी प्रकार हम पढ़े हैं उन सब का आप घर पर बैठे मुहावरा करें। समास एकदम सरल है, आप लोग सीख पाएंगे। अस्तु।